मौत एक सत्य है, लेकिन यह सत्य तब असत्य लगने लगता है जब उस मौत की गुत्थी नहीं सुलझती है। 1970 के दशक के आखिर से 1990 के दशक के शुरू तक दक्षिण के फिल्मों में सिल्क स्मिता का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलता था। सिल्क स्मिता का जन्म 2 दिसंबर 1960 को आंध्र प्रदेश के एल्लूरू के पास एक तेलुगु परिवार में हुआ था। लड़की तू है बड़ी बुम्पाट, ऊ लाला तू है मेरी फैंटेसी। ये गाने के बोल साल 2011 में आई द डक्टी पिक्चर से ली गई है, जो सिल्क स्मिता के जीवन से प्रेरित है। वैसे तो सिल्क स्मिता के जीवन से प्रेरित कई फिल्में बनी हैं, जिनमें क्लाइमैक्स और सिल्क स्मिता, क्वीन ऑफ द साउथ, डर्टी पिक्चर, सिल्क, सक्कत हॉट, अव्वल अप्पा दिथन जैसी फिल्में शामिल हैं। अब सवाल यह है कि सिल्क स्मिता आखिर कौन थी जिस पर इतनी सारी फिल्में बनी हैं। आखिर क्या था उनका रहस्य जिसे लेकर आज हम बात कर रहे हैं। चलिए थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि साउथ की कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेस व कामुकता की रानी कहे जाने वाली सिल्क स्मिता उर्फ विजय लक्ष्मी वाइलापति के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है राजकुमार पाल और आप देख रहे हैं सनमार्ग का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मौत एक सत्य है, लेकिन यह सत्य तब असत्य लगने लगता है जब उस मौत की गुत्थी नहीं सुलझती है। आज हम अपने इस एपिसोड में साउथ की मशहूर अभिनेत्री विजय लक्ष्मी उर्फ सिल्क स्मिता के मौत की कहानी के बारे में बताएंगे। जिनकी मौत तो हुई है, यह सत्य है, लेकिन कैसे हुई इस पर रहस्य बना हुआ है। 1970 के दशक के आखिर से 1990 के दशक के शुरू तक दक्षिण के फिल्मों में सिल्क स्मिता का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलता था। उस वक्त में सिल्क स्मिता निर्देशक व निर्माताओं के बॉक्स ऑफिस की भीड़ खींचने का एक बहुत बड़ा औजार बन गई थी। उस वक्त के कई ऐसे सुपरस्टार थे जिनकी फिल्में भीड़ खींचने में दम तोड़ देती थी। तब सिल्क स्मिता का एक अदद कैमरे डांस फिल्म में डाल दिया जाता था तो वह फिल्म भी हाथों हाथ बिक जाती। जैसे कि आज के ज़माने में किसी फिल्म की आइटम सॉन्ग डाल दिया जाता है। हालांकि आज का आइटम सॉन्ग उस वक्त के कैबरे डांस से थोड़ा अलग हुआ करता है। सिल्क स्मिता का जन्म 2 दिसंबर 1960 को आंध्र प्रदेश के एल्लूरू के पास एक तेलुगु परिवार में हुआ था। उनका बचपन में नाम विजय लक्ष्मी वडलापति था। गरीबी की वजह से उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई और बचपन में भी आम बच्चों की तरह उनका नहीं रहा। वहीं खेल कूद पढ़ाई लिखाई की जगह घर के चूल्हे चौकों में उनके ज़्यादा जीवन व्यस्त रहा। वैसे कई रिपोर्ट ये बताते हैं कि फिल्म के प्रति उनका लगाव बचपन से ही था और दिल में एक्ट्रेस बनने का ख्वाब हमेशा ही दस्तक देता था। विजय लक्ष्मी यानी सिल्क अच्छे नए नक्श के कारण सुंदर तो दिखती थी। जैसे जैसे सिल्क बड़ी हो रही थी, वे अपने आस पड़ोस सहित दूर दराज के पुरुषों के लिए बेवजह आकर्षण का केंद्र बनते जा रही थी। तभी उनकी मां ने एक बैलगाड़ी वाले से उनकी शादी तय कर दी। वैसे उनकी शादी तो कम उम्र में ही कर दी गई थी, लेकिन कब की गई इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है। हालांकि कई रिपोर्ट ये बताते हैं कि सिल्क की शादी जबरन की गई थी, इसलिए वह शादी से खुश नहीं थी, जबकि उनके ससुराल वाले भी उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। अपने साथ हो रहे अत्याचारों से तंग आकर एक दिन वो बिना किसी को बताए चेन्नई यानी तब के मद्रास कहे जाने वाले शहर में भाग निकली थी। यहीं से शुरू होती है उनके सपनों की उड़ान। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में सिल्क ने अपनी शुरुआत एक मेकअप गर्ल के तौर पर की थी। उनका काम एक्ट्रेस के चेहरे को टचअप देने का था। कहते हैं कि सिल्क तब एक छोटी अदाकारा के घर में नौकरानी का भी काम करती थी, लेकिन आगे बढ़ने की चाह बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पर एक कहानी एक्चुअली फिल्मी दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है सिल्क स्मिता को लेकर। जब सिल्क उस अदाकारा के घर में काम करती थी, तब एक फिल्म के बड़े निर्माता एक बड़ी गाड़ी से उसके घर पहुँचते हैं।
तब सिल्क की आंखें उस गाड़ी को देखकर फटी की फटी रह जाती है। तब वो अदाकारा उसे ताने मारते हुए कहती है कि कहीं तुम भी उस कार में बैठकर सैर करने का सपना तो नहीं देख रही हो। सिल्क को ये बात इतनी चुभ जाती है, इतनी अच्छी नहीं लगती उनकी बात, कि वो एक दिन गुस्से में कहती है कि देखिएगा मैडम, एक दिन मैं भी इस कार में बैठूंगी और आपके घर आऊंगी और आपको आदाब करूंगी। युवा लक्ष्मी इतनी महत्वाकांक्षी थी कि उन्हें किसी भी तरह का कंप्रोमाइज करने से कोई हिचक नहीं था। वो हर तरह के कंप्रोमाइज के लिए तैयार थी। फिल्मों में अभिनेत्रियों को मेकअप करने के दौरान कई बड़े प्रोड्यूसर और निर्देशक से उनकी दोस्ती हो गई। इसी दौरान साल 1979 में पहली बार विजय लक्ष्मी को एक तमिल फिल्म मिली जिनका नाम था वंदी चक्रम। उसमें एक छोटा सा किरदार था जिसमें उनके किरदार का नाम था सिल्क। इस फिल्म में उनकी अदाकारी ने दर्शकों को हिलाकर रख दिया था। वो इस फिल्म में शराब की दुकान चलाने वाली एक लड़की का किरदार निभा रही थी। इसमें वह निहायत मादक अंदाज में मटक कर चलती हैं। तब के बड़े बड़े निर्देशक भी इस अदा को इग्नोर नहीं कर पाते हैं। इस फिल्म में उनकी अदा हिट हो जाती है। तभी से लोग फिल्मी जगत में उन्हें सिल्क बोलने लगते हैं और यहीं से उनका नाम सिल्क पड़ जाता है। 80 के दशक में सिल्क के डांस दक्षिण भारतीय फिल्मों की खुराक बनते गए। उन्होंने एक एक गाने के लिए 50-50 हजार रुपये लिए थे और उसके बावजूद भी फिल्म निर्माता पैसे लेकर खड़े रहते थे कि शायद उनकी फिल्म में उन्हें एक गाने का रोल कर लें, एक कैमियो का रोल कर लें, एक कैबरे डांस कर लें। स्मिता फिल्म जगत की बहुत बड़ी हस्ती बन गई थी। पर्दे पर शर्मो हया का कोई नामो निशान नहीं था। पर्दे पर तो वो कुछ भी करने को तैयार थी। एक मलयालम फिल्म में तो अपने पाँव के अंगूठे की मदद से अपना पेटीकोट भी उतार देती हैं। ये दृश्य उस जमाने में चर्चा का विषय बन गया था। यहाँ पे एक नया मोड़ आता है फिल्म में, फिल्म या उनके जीवन कह सकते हैं। सिल्क की एक तरफ खूब चर्चाएं हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ उनकी निजी जिंदगी बहुत ही निराशा भरी थी। फिल्मी जगत में रहते हुए उन्हें प्यार तो हुआ लेकिन वह कभी भी पूरा नहीं हुआ। कहते हैं कि उन्होंने एक डॉक्टर से दूसरी शादी की थी और उसने सिल्क की कमाई को करोड़ों रुपए जो कमाए थे फिल्मों के जरिए वो फिल्मों में ही लगा दिए थे और वो सारा पैसा डूब गया। कुछ रिपोर्ट यह भी बताते हैं कि सिल्क अपनी सहेली को मौत के एक दिन पहले मिलने के लिए बुलाई थी, लेकिन जब वो घर पहुंचती है तब तक सब कुछ खत्म हो चुका होता है। 23 सितंबर 1996 यानी 96 को चेन्नई में अपने अपार्टमेंट में महज 36 वर्षीय विजय लक्ष्मी उर्फ सिल्क स्मिता पंखे से लटकी हुई मिली थी। उनकी मौत की जांच कर रही पुलिस को इस बात में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल सके कि यह हत्या थी या आत्महत्या। वैसे फॉरेंसिक जांच में जहर की कोई बात भी सामने नहीं आई। तेलुगु में एक सुसाइड नोट मिला था लेकिन उसे भी साझा समझा नहीं जा सका था। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट ने यह लिखा था कि सिल्क ने जो नोट छोड़ा था उसमें लिखा था कि वे जिंदगी से खुश नहीं है इसलिए दुनिया छोड़ कर जा रही है। हालांकि ये बात थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट लगती है क्योंकि सिल्क अपने करियर के 17 सालों में मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं में तकरीबन 450 फिल्में कर चुकी थी। वैसे सच तो यही है कि उनकी मौत एक मिस्ट्री बनकर रह गई। उनके मौत पर सवाल इसलिए भी खड़े उठते हैं कि जिस वक्त वो फिल्मी जगत में सबसे कामयाबी के शिखर पर थी तब वो खुद खुशी क्यों करेंगी, क्यों वो आत्महत्या करेंगी। उनकी कई फिल्में तो पाइपलाइन में लगी हुई थी। फिल्मी जगत के कुछ लोग दबी जुबान से ये भी कहते हैं कि उनके शोहरत की वजह से कई लोगों को उनसे जलन होने लगी थी। हालांकि उनकी मौत की सच्चाई क्या थी ये कभी भी किसी रिपोर्ट में खुलकर नहीं बताया गया। कभी भी नहीं ये समझ में आया कि उन्होंने आत्महत्या क्यों की थी। अगर आत्महत्या की थी तो अगर उनकी हत्या की गई तो वो क्यों की गई। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सनमार्ग को लगातार देखते रहें, अपना सपोर्ट दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें ताकि देश दुनिया की तमाम तरह की खबरों के लिए और इसी तरह के एपिसोड आपके लिए हम लेकर आते रहें। धन्यवाद।